नमस्कार दोस्तों, प्रेप क्रैक पर आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला और आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास में सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत किसने दिया, इसकी सारी जानकारी मैं दूंगा। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो को अच्छे से शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। जो कोई भी किसी भी शिक्षक की तैयारी कर रहा है, अगर उसे CDP पढ़ना है तो कृपया उसे यह वीडियो शेयर करिए। तो देखते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? इसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ये ऑस्ट्रिया वियना के निवासी थे। इनका कार्यकाल 1856 से 39 के बीच में रहा, 1939। तो ये उस दौरान के साइकोलॉजिस्ट थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी इन पर प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं क्या है इनका सिद्धांत। अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मन के 3 स्तर बताए। इन्होंने मन के 3 स्तर बताए हैं। एक तो चेतन मन, जिसको हम लोग कॉन्शियस माइंड कहते हैं। अर्धचेतन मन, इसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और अचेतन मन, जिसको हम लोग अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो इन्होंने चेतन मन को बोला है, जो कि हमारे मस्तिष्क में 1/10 भाग होता है। तो ध्यान देना, 1/10 भाग होता है। यह मन वर्तमान से संबंधित है। तो यह मन किससे संबंधित है? यह मन वर्तमान से संबंधित है। जो हम प्रेजेंट में चीज़ें करते हैं वो हम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं। जैसे कि आपको जो चीज़ें याद रहती हैं, जो वर्तमान में आप काम कर रहे हो, वो सब अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो। दूसरा आता है अर्धचेतन मन। ऐसा मन जिसमें याद होते हुए भी याद ना आए कोई भी चीज़। जब आप मन पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो कोई चीज़ याद आए। जैसे कि आपने कुछ याद किया। अक्सर बच्चों को ये दिक्कत होती है कि वो कुछ भी याद करते हैं, कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं। तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। जब आप अपने मस्तिष्क पर जोर देते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, तब आपको याद आता है। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आप किसी प्रश्न के उत्तर के लिए बहुत परेशान हैं, आपको याद नहीं आ रहा। आप काफ़ी देर सोचते हैं, फिर अचानक से आपको वो उत्तर याद आ जाता है। तो ये कहाँ से आपके दिमाग में आया? ये आपके अर्धचेतन मन से चेतन मन में आया, तो आपको वो चीज़ याद आ गई। ये अर्धचेतन मन हो गया। तीसरा है अचेतन मन। जो मन चेतना में नहीं होता या दुखी दंभित इच्छाओं का भंडार होता है। इसमें चेतना नहीं होती, ये दुख और दंभित इच्छाओं का भंडार होता है। आपकी कुछ इच्छा थी, आपको ये करना था, आप नहीं कर पाए, आपने अपनी इच्छाओं को मार लिया। वो सब आपके अचेतन मन में। और अचेतन मन ये भी होता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने से कोई आ गया, अचानक से आपने ब्रेक मार दी। तो ऐसा तो नहीं होता उसमें प्रोसेस में कि आप पहले सोचते हैं कि मुझे ब्रेक मारना है, फिर अपने दिमाग में चीज़ प्रोसेस करते हैं, देन आपका मस्तिष्क ये सलाह देता है कि बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो जो बोलते हैं तंत्रिका तंत्र को कि ब्रेक मारिए, उसके बाद आप ब्रेक मारते हैं। इतनी देर में तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। आपका अचेतन मन तुरंत तंत्रिका तंत्र से ये बोलता है और तुरंत तंत्रिका तंत्र एक्शन लेता है। तो ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है। आपके सामने गाड़ी चला रहे हैं, आप कहीं का, आपका दिमाग कहीं खोया हुआ है, अचानक आपको सामने से कोई व्हीकल आता दिखता है और आप तेज़ी से ब्रेक मारते हैं। तो ये उदाहरण है आपके अचेतन मन का। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ये आपके मस्तिष्क का 9/10वां भाग होता है। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन में कि अचेतन मन कितना होता है? 9/10वां भाग। और चेतन मन 1/10वां भाग। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। मन के आधार पर फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। मन के आधार पर फ्रॉइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं वो? पहला भाग है इड, जिसे हम इदम भी कहते हैं। दूसरा भाग है ईगो, जिसे हम अहम भी कहते हैं। और तीसरा भाग है सुपर ईगो, जिसे हम परा अहम भी कहते हैं। अब ये इड क्या है, ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है, ये समझते हैं। इड जो है यह सुखवादी सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह अचेतन मन से जुड़ा होता है और काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख है। तो इड क्या है? जब आपकी कुछ खाने की इच्छा हुई, आपका खाने का मन किया और आपने खाना खा लिया, वो आपके इड ने आपको प्रेरित किया खाना खाने के लिए। आपके मन में काम वासना आई और आप उसके लिए प्रेरित हुए। तो ये आपको इड, जो बेसिक ज़रूरतें हैं व्यक्ति की, खाना पीना और जो काम की प्रवृत्ति, ये सब इड के द्वारा आधारित होती हैं, इड से होती हैं। इड पार्श्विक प्रवृत्ति से जुड़ा होता है। इड ईगो
अहम द्वारा नियंत्रित होता है। इड कैसे नियंत्रित होता है? अहम द्वारा नियंत्रित होता है। अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊंगा और आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ईगो क्या होता है? अहम क्या होता है? तो ईगो होता है, इसमें यह वास्तविकता पर आधारित होता है। यह अर्धचेतन मन से जुड़ा होता है। अर्धचेतन मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है। इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है और यह मानवतावादी पर से संबंधित होता है, यह मानवतावादी से संबंधित होता है। तो इड में क्या था? इड में हुआ आपकी बेसिक ज़रूरतें। ईगो में क्या हुआ? ये आपका वास्तविकता आधारित है, वास्तविकता पर आधारित, ठीक है। और सुपर ईगो, यह आदर्शवादी सिद्धांत है। आप सोचते ना कि आप आदर्शवादी सिद्धांत रखते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, पर समय आने पर आप वही काम नहीं करते, तो ये आपका सुपर ईगो होता है और आप वो काम कर देते हैं प्रैक्टिकल। जैसे सपोज दैट आपने सोचा कि मैं अपने जीवन काल में कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलूँगा, पर परिस्थितियों के कारण आपको झूठ बोलना पड़ता है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? आपका सुपर ईगो बोल रहा है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, पर आपका इड बोल रहा है कि आपका काम है झूठ बोलो। इसके बीच का आप रास्ता निकालते हैं हमेशा ईगो के ज़रिए कि हाँ, हम उतना ही झूठ बोलते हैं जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और हमारा काम भी चल जाए। तो आप बीच का रास्ता निकालते हैं ईगो के ज़रिए। वो किस पे आधारित होता है? वास्तविकता पर। तो वही है ना, यह इड और ईगो पर नियंत्रण रखता है। इड और ईगो, इन पर नियंत्रण कौन रखता है? हमारा सुपर ईगो, ठीक है। तो सुपर ईगो इन पर नियंत्रण रखता है। यह पूरी तरह सामाजिकता एवं नैतिकता पर आधारित होता है। सामाजिकता और नैतिकता पर पूरी तरह आधारित होने वाला कौन है? सुपर ईगो। यह चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। इसमें प्रवृत्ति देवत्व होती है, मतलब बिल्कुल एक समझ लीजिए जो इस व्यक्ति की, मतलब जो सुपर ईगो में भावनाएं होती हैं वो देवत्व वाली होती है। आइडलाइज बातें, हर व्यक्ति का एक आइडलाइज बोलते ना, हर एक व्यक्ति के अंदर कई व्यक्ति निवास करते हैं। तो व्यक्ति के अंदर वही समझ लीजिए इड, ईगो और सुपर ईगो कई पर्सनालिटी को निकाल के सामने ला रहे हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझने वाली बात है। आगे देखते हैं। फ्राइड ने मस्तिष्क की तुलना बर्फ़ से की है। मस्तिष्क या मन, पहले मन को ही बोला जाता था, तो बर्फ़ से की है। क्या तुलना की है वो देखते हैं। फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ़ से की है। जैसे बर्फ़ को अगर पानी में डालते हैं तो उसका 90% भाग पानी में तथा 10% भाग बाहर रहता है। तो 90% भाग अचेतन मन, ठीक है, वही अनकॉन्शियस माइंड। अब जैसे कि मैंने बोला था ब्रेक लगाना, तो 90% क्रियाएं हम लोग अचेतन मन से करते हैं और 10% हम लोग चेतन मन से करते हैं। यही अगर किसी व्यक्ति का रेशियो अचेतन मन का चेतन मन में ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने चेतन मन का 20% 15% दिमाग यूज़ कर पाता है, भाग यूज़ कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। तो चेतन मन, कॉन्शियस माइंड से हम लोग काम कम करते हैं, सब कॉन्शियस माइंड से बहुत कम करते हैं, और जो हमारा अचेतन मन होता है उससे हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं। वही बताया गया है। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? अर्धचेतन मन। फ्राइड ने 5 अवस्थाओं में बांटा है अपने सिद्धांत को, जो मनोलैंगिक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक। पहला है मौखिक अवस्था। मैंने बताया था ना, मैं आपको बताऊंगा OAPLG। आपको बाकायदा हम लोगों के नोट्स भी मिलेंगे, तो हम लोग का टेलीग्राम लिंक जो होगा मैं आप इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। आप वहाँ से इसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम से हमसे जुड़े रहें। कोई भी प्रश्न हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकायदा चैप्टर वाइज हर क्लास करवाएंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, देन बाद में जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी एक अलग सीरीज़ आएगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस क्लास के साथ बने रहना है और देखते रहना है। तो OAPLG, O से ओरल, A से एनल, P से फैलिक और L से लेटेंसी, G से जेनाइटल, ठीक है। तो ये अवस्थाएं हैं, ये स्टेजेस हैं। देखते हैं O से ओरल। ओरल मौखिक अवस्था, इसका कार्यकाल होता है जन्म से 1 वर्ष। जन्म से 1 वर्ष बच्चा जो होता है वो ओरल स्टेज में होता है। उसे
ओरल चीज़ों में मज़ा आता है, ओरल एक्टिविटीज़ करने में मज़ा आता है। दूसरा अगर है वो है गुदावस्था, एनल स्टेज, 2 से 3 वर्ष। इस समय बच्चा अपनी जो टॉयलेट एक्टिविटीज़ हैं उनको नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उसको टॉयलेट सुख मिलता है, नियंत्रित करने में सुख मिलता है। तो ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आया हुआ है कि टॉयलेट कंट्रोल करना किस स्टेज का मतलब ये लक्षण है, तो ये लक्षण है एनल स्टेज का। एनल स्टेज का ये लक्षण है। इसका कितना टाइम है? 2 से 3 वर्ष। अवस्थाओं को याद रखना है, कितने से कितने के बीच में, वर्ष याद रखना है। तीसरी अवस्था है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था होती है 4 से 5 वर्ष। और लैंगिक अवस्था में जो बच्चे के अंदर गतिविधियां हैं सेक्सुअल, वो बहुत हाई पावर पे होती है। बहुत बच्चों के मन में सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा उफान पे होता है। पर लैंगिक अवस्था में बच्चों के लिंग का विकास नहीं हुआ होता है और अविकसित लिंग के कारण केवल उनमें मानसिक तौर पर ही जो है सेक्सुअल इमोशंस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ करने के लिए उनके बॉडी पार्ट डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो ये लैंगिक स्टेज हो गई। उसके बाद आती है लेटेंसी स्टेज। ये होती है 6 से 12 वर्ष। ये सुषुप्ता अवस्था, नाम से पता चल रहा है ना, सुषुप्त। इस दौरान बच्चे का जो सेक्सुअल एक्टिविटी से मन है वो थोड़ा हट जाता है और वो सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। उसका मस्तिष्क जो है इन काम प्रवृत्तियों से सुषुप्त हो जाता है और उसका मन में 6 से 12 वर्ष के दौरान, 6 से 12 वर्ष कौन सी अवस्था है हमने बताया था, तो ये बाल्यावस्था के बीच में आता है। और अगर ऐसे कैटेगराइज करें तो ये उत्तर बाल्यावस्था के दौरान आता है। तो बच्चे का मन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में नहीं होता है। उसके बाद आता है जननी अवस्था, जेनाइटल एज, 12 से 20 वर्ष। इसमें बच्चों के सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए उनका मन दोबारा से एक्टिव होना स्टार्ट होता है और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे बच्चों के अंदर सेक्स की जो तभी बोलते हैं ना कि सबसे अच्छा जानकारी का जो वर्ष है वो 12 से 20 वर्ष है, क्योंकि उस टाइम पे वो डेवलप हो रहे हैं, उनके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं और उन्हें सेक्सुअल जानकारी देने का सबसे उचित समय यही है। तो जननी अवस्था, जेनाइटल एज, आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? OAPLG। O से ओरल, A से एनल, P से फैलिक, L से लेटेंसी और G से जेनाइटल। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। अब ये क्या होता है? ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होता है, इसको समझते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि के होने के कारण अपनी माता को अधिक प्यार करते हैं। लड़कों में होती है ओडिपस। ओडिपस किस में होती है? मेल में होती है। और ये किससे अपनी प्यार करते हैं? अपनी माता से। ठीक है। ओडिपस ग्रंथि मेल में होती है और प्यार किससे करते हैं? अपनी अधिक माता से। वही लड़कियों में, फीमेल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण ये अपने फादर से ज़्यादा प्यार करती हैं। तो होता ना, बचपन में मम्मी बोलती थी कि मुझे मेरा बेटा ज़्यादा प्यारा है, और वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल होता है। बच्चों को, जो बच्चे होते हैं उनमें लड़कियों को अपने पिता के जैसा बनने का बहुत मन होता है कि हाँ हम अपने पिता के जैसे बने, और बच्चे अपनी माता के जैसे बनना चाहते हैं। वो अपनी माता के जैसे, माता से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। ये सब अंदर जो हार्मोन्स हैं और जो व्यक्ति का दिमाग डेवलप हो रहा है उसी दौरान के सिम्टम्स हैं। ये सब बच्चों में कॉमन देखा जाता है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चनों के ज़रिए थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमने भी पढ़ा वो हम उसको अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? तो आपके ऑप्शंस हैं कामेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ या फ्राइड। तो आप इसका सही जवाब क्या होगा? हम लोगों ने अभी पढ़ा मनोलैंगिक के किसने काम किया मनोलैंगिक पर? फ्राइड ने। तो इसका सही जवाब होगा सिगमंड फ्राइड। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अब इस तरह के प्रश्न जो हैं वो सीटेट में बहुत आते हैं। अलमारी से अमूल किताब नहीं पाता और थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, फिर याद आता है कि उस किताब को हमने अपने दोस्त को दिया था। यह कौन सी अवस्था है? चेतन मन की, अर्धचेतन मन की, या फिर
चेतन मन की, अचेतन मन की, अर्धचेतन मन की या इड की, इदम की? तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। मैंने बोला था ना अभी, कोई चीज़ भूल जाता है फिर उसके बाद उसको याद आता है, तो ये अवस्था कहलाएगी अर्धचेतन मन की, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पर एक किताब लिखी है, बहुत फेमस किताब है, जोसेफ मर्फी की। तो कभी आपको पढ़ाई के अलावा कुछ और पढ़ने की इच्छा हो तो आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है जोसेफ मर्फी की। तीसरा प्रश्न है, विकास की अवस्था के तौर पर 1 से 3 वर्ष की आयु में होती है। विकास की अवस्था के तौर पर 1 से 3 वर्ष की आयु होती है, वो कौन सी स्टेज बतानी है बेसिकली। इनको विकसित होने में लगता है और इड कुछ हद तक नियंत्रित होती है। तो कौन सी अवस्था होती है बताइए। 1 से 3 वर्ष क्या बताया था, OAP। तो ओ हो गई 0 से 1 वर्ष, एनल गुदावस्था। तो ये याद रखना है, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये सब सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट, यूपी टेट और अदर स्टेट टेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब में आते हैं। तो बस आपको यही याद रखना है, OAPLG। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरीकरण में होता है। तो क्या होता है, इड में होता है, ईगो में होता है, सुपर ईगो में होता है या कंडीशन परिस्थितियों में होता है। तो इसका क्या जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा परा अहम, सुपर ईगो। सुपर ईगो में होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन से प्रकार की होती हैं, इसके ऑप्शंस हैं, आक्रामकता एवं चिंता, अहम एवं परा अहम, इरोंज एवं थेंट्रॉस, इड एवं ईगो। इड तथा अहम, जिसे ईगो भी कहते हैं। तो देखो, मूल प्रवृत्तियों की बात हुई है, वैसे तो इड, ईगो, सुपर ईगो ये 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मूल प्रवृत्तियों की बात की गई है तो इसमें होगा इरोंज एवं थेंट्रॉस। ये हम लोगों ने थ्योरी में नहीं किया है। ऐसे बहुत क्वेश्चन होंगे जो आप क्वेश्चनों के माध्यम से सीखेंगे, और क्वेश्चनों पर मैं आपको पूरी थ्योरी समझाऊंगा। अभी क्या है कि अभी मैं थोड़ा कम टॉपिक को लेके चल रहा हूँ। एक टॉपिक आप बेसिकली पढ़िए, उसका बेसिक जानिए, फिर यही टॉपिक पे हम लोग बाद में अच्छे से फिर से क्लास कर लेंगे। पर पहले आप टॉपिक्स की अपनी बेसिक क्लियर करिए, उनकी बेसिक समझ बनाइए कि इस टॉपिक में बेसिक है क्या। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5 वर्ष के बालक में अपने पिता के पिता माता के प्रति अधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। बालक के व्यापार में होने वाले इस परिवर्तन को, बेसिकली यहाँ पे व्यापार नहीं होना चाहिए, यहाँ पे व्यवहार होना चाहिए। हमारे PDF बनाने वालों ने लगता है ये गलती की है, यहाँ पर व्यापार की जगह व्यवहार। तो व्यवहार में इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे। बालक है, मैंने क्या बताया था, अगर बालक है तो उसमें कौन सा होगा, ओडिपस होगा या इलेक्ट्रा। मेल में बेसिकली होता है ओडिपस ग्रंथि, मेल में ओडिपस और फीमेल में इलेक्ट्रा। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। तो बताइए, प्रक्षेपण होगा, दमन होगा, प्रतिगमन होगा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन होगा। तो समायोजन की मैं अलग से क्लास लूँगा, आपको बताऊँगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने डाला एक क्वेश्चन, तो इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन डालना ज़रूरी है ताकि आप समझें कि क्या है प्रक्षेपण। देखो, प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन ये एक समायोजन के तरीके हैं। व्यक्ति को कोई समस्या आती है तो अपनी समस्याओं का कैसे एडजस्टमेंट करता है, कैसे उन प्रॉब्लमों से ओवरकम होता है, तो उसी को लेके ये पूरा समायोजन का चैप्टर है। फ़िलहाल इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका होगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। लक्ष्यों को जो आप अपना प्रतिस्थापन कर देते हैं तो ये एक प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है। ये भी हम लोग करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, परेशान नहीं होना है। कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चों पर गुस्सा आता है तो वो खेलते हैं जब तक भी बेहतर महसूस ना करें। इस व्यवहार का प्रतिनिधित्व कौन सा रक्षा तंत्र करता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब बच्चों पर गुस्सा आता है तो वो खेलते हैं जब तक भी बेहतर महसूस ना करें। इस व्यवहार का प्रतिनिधित्व कौन सा रक्षा तंत्र करता है, प्रक्षेपण, विस्थापन,
प्रतिक्रिया गठन या उच्च बनाने की प्रक्रिया? तो क्या होगा इसका सही जवाब? होगा विस्थापन। आपने समस्या को विस्थापित कर दिया, आपने खेल के अपने जो दिमाग में जो भी टेंशन है उसको आपने रिलीज़ कर दिया। अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति, मैंने कितनी बार बताया है इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटाइज की प्रवृत्ति? तो इसका सही जवाब होगा नार्सिज्म की प्रवृत्ति। अपने आप को प्रेम करना, नार्सिज्म। ठीक है, तो आपने हमारी क्लास को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अपनी इस क्लास को अच्छे से काफ़ी लोगों को शेयर कीजिए, दोस्तों को, अपने सहयोगियों को शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हों, टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी की भी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और आगे आप क्या चाहते हैं कि हमारे चैनल पे और क्या क्या पढ़ाया जाए वो भी बताएं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपकी हर इच्छा को हम लोग पूरा कर सकें। तब तक हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिए प्रेप क्रैक। बहुत बहुत धन्यवाद।